जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं क्लास 11th का जो अभी जस्ट रिसेंट में जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, आज मैं उस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। बहुत ही आराम से देखेंगे हम लोग और आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है। इस पूरे मॉडल पेपर को जो आपको एग्जाम में वो 1 घंटे में कंप्लीट करना है बाबू, और ये ना आपका 40 मार्क्स कैरी करने वाला है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 2023-24 का ये मॉडल प्रश्न पत्र है, यानी अभी जस्ट इसको जारी किया गया है। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग और सीधे स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। बाबू पहला सवाल क्या कहता है हम लोगों का, ये देखते हैं, ठीक है। पहला सवाल कह रहा है ना सर कि एसआई में आधार इकाइयों की संख्या कितनी है। एसआई में आधार इकाइयों की संख्या कितनी है सर, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बेस एसआई यूनिट्स। आप लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी में 2 तरह के क्वांटिटीज को पढ़ा होगा, जिसमें एक बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं और दूसरे डेराइव्ड क्वांटिटी होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा। बेसिकली बात करें हम तो बेस क्वांटिटी कुल 7 आप लोगों ने पढ़ा है। वो है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट था ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इस सातों का कुल 7 बेस यूनिट भी होता है। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, करंट के लिए एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। यानी कि 7 कुल संख्या कितनी इसकी होती है 7, यानी बेस यूनिट्स कितने हैं सर 7 है, ठीक है। और बाकी बेस यूनिट से ही बहुत सारे डेराइव यूनिट बन जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, एकदम आराम से जल्दी में थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन को समझ के हम लोग और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है सर एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है। आप लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारा प्रैक्टिकल यूनिट है, उस प्रैक्टिकल यूनिट के अंदर बेसिकली 3 तरह के यूनिट्स हम आपको समझाए भी थे। एक पहला पढ़ाए थे आपको लाइट ईयर होता है, लाइट ईयर। दूसरा बताए थे आपको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई, खगोलीय मात्रक। और तीसरा पढ़ाए थे आपको हम पार्सेक। तीनों का ही हम लोग यूज करते हैं लेंथ के मेजरमेंट के लिए, लेंथ को मापने के लिए करते हैं। सबसे बड़ा होता है पार्सेक, जिसमें हम लोग अप्रॉक्स 10⁻16 मीटर के डिस्टेंस को मापते हैं। और यहाँ पे लाइट ईयर में 10⁻15 मीटर, दैट मीन्स 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर जो है वो हमारा एक लाइट ईयर का वैल्यू होता है, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, ठीक है सर। आइए अगला सवाल देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना बाबू, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ये लगभग हर साल ही कुछ ना कुछ मॉडल में या एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ही देता है कि आपका जो कैपिटल जी है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है। किसका सर, कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। आइए सर बताइए दीजिए। सर आप हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाए थे, जिसमें बताया था ना F इक्वल टू होता है बबुआ G m1 m2 बटा कितना r स्क्वायर होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना सर, देखो FR स्क्वायर बटा ये दोनों आ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा m1 m2 और बड़ा कैपिटल G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को साइड में छोड़ देंगे सर। अब यहाँ से सारे टर्म्स का ना आप लिख के बता दीजिए हम लोगों को कि इसका डायमेंशन क्या होता है। F का होता है ml⁻⁻2, R मतलब डिस्टेंस के लिए सर L स्क्वायर का यूज करेंगे, और m1 m2 के लिए 2 बार है तो m स्क्वायर का यूज करेंगे। कैपिटल G हो गया, m जाएगा ऊपर, पावर हो जाएगा सर -1, L का पावर 2 और 1 कितना 3 और T का पावर कितना -2 इक्वल टू G। यही तो है कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला। m इनवर्स L³ T स्क्वायर इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है सर, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दिया सर हम लोग का तो मजा ही आ जाए, फिर तो सोचना ही नहीं है, पूछेगा, आसान सवाल ही पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जो आदमी है ना वो सीधा लाइन पर चल रहा है और वो ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई भी बॉडी चलता है तो वो इक्वल टाइम में ना इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ठीक है। आगे कह रहा है V1 चला है, आधा चला है, V1 से आधा चला है V2 से, तो बताइए इसका एवरेज क्या होगा। सर एवरेज निकालने का ना फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इससे ना सर हम लोग आराम से एवरेज निकाल सकते हैं। सर ये हाफ करके चला है, 2 भाग में चला है ना, तो हाफ करके अगर चला है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसमें निकालेंगे फर्स्ट हाफ कैसे चला है, फिर निकालेंगे सेकेंड हाफ कैसे चला, ठीक है ना। तो फर्स्ट हाफ में आधा चला है तो मान लो इसको डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना था x/2, इसको भी कितना करना था x/2। टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर x है, आधा चला है सर तो x/2 चला होगा। पहला वाला का वेलोसिटी था सर इसका कितना v1 और इसका वेलोसिटी कितना था v2,
ये V1 से चला, ये V2 से चला आधा आधा, तो एवरेज निकालना था हमको ना, टाइम चाहिए। तो एक बार T1 यहाँ निकाल लेते, एक बार T2 यहाँ निकाल लेते, ठीक है। तो T1 बराबर कितना होगा, स्पीड इक्वल टू जब डिस्टेंस बाय टाइम होता है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड करेंगे तो x/2 ये V1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x/2 कितना हो जाएगा V2। और आप यहाँ से बगल में एवरेज निकाल दीजिए। जैसे ही आप एवरेज निकालेंगे सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट बोले तो x/2 और x/2 यानी कितना चलेंगे, x चलेंगे, और टोटल टाइम। अब ये क्वेश्चन 2022 या 23 में पूछा हुआ सवाल है, पिछले साल पूछा हुआ सवाल था, ठीक है ना। ये हम पहले भी कभी बताए हैं क्वेश्चन को हम। x बाई नीचे आइए, टोटल टाइम कितना लगेगा सर, तो x/2 V1 और यहाँ पे x/2 V2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे ना सर तो कितना मिलेगा, ऊपर में तो x रह गया, नीचे आइए 2V1 V2 ले लिए एलसीएम, यहाँ बचा आपका कितना x V2 और प्लस कितना x V1, और अगले स्टेप में x बाई, यहाँ दोनों में से x कॉमन ले लेंगे सर, नीचे बचा कितना सर V2 प्लस V1 और ये चलेगा पलट के ऊपर कितना 2V1 V2, और यहाँ से सर अगर हम x x कैंसिल कर दें, ऊपर मिला 2V1 V2 और नीचे कितना V1 प्लस V2, और ये ऑप्शन नंबर 1। यहाँ से एवरेज निकाले। सर क्या किए सर, क्या इतना लंबा करना जरूरी है क्या एग्जाम में, सर कोई शॉर्टकट भी होता है क्या, शॉर्टकट इसका होता है, सिंपल फॉर्मूला सीधे सीधे ही होता है, इतना ही होता है। लेकिन अगर अलग अलग 3 भाग में चल रहा है ना, अगर बात करें कि नहीं 2 बार नहीं 3 बार चल रहा है, यानी 1/3 चला V1 से, नेक्स्ट 1/3 चला V2 से, नेक्स्ट 1/3 चला V3 से, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा ना तो फिर आपको सिंपल से फॉर्मूला का ही यूज करना है, सिंपल टर्म का ही यूज करना है, फिर यहाँ पे ना कोई ट्रिक काम नहीं करना, ठीक है। सिंपल इसको बना लेना है। तो हम क्या किए सर, हमको ना सर टोटल डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, टोटल वेलोसिटी पता चल गया, टोटल टाइम पता चल गया, और इसको कैलकुलेट करके हमको ना पूरा इसका वैल्यू मिल गया फाइनल वाला, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है सर 5 नंबर, कण के प्रक्षेप वर्ग के शीर्ष पर त्वरण कितना होगा, यानी कि एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री द पार्टिकल एक्सेलरेशन, ट्रेजेक्ट्री के टॉप पर जो है पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होता है। तो ये आपका जो है टॉप पॉइंट पे पूरे ही जगह पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा काम जो है अंडर द ग्रेविटी होता है, इसलिए इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा, यानी कि स्मॉल g के बराबर होगा। कुछ कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर जीरो होता है ना, क्या जीरो वेलोसिटी होता है, टॉप पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाता है, ठीक है ना, तब बॉडी वहां से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऐसे पूरे के पूरे बात करेंगे ट्रैजेक्टरी पे तो एक्सेलरेशन इसका जीरो नहीं होता, ठीक है ना, वहां पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं था, ये अंडर जो है पूरा का पूरा ग्रेविटी के अंडर काम कर रहा है, यानी स्मॉल g के बराबर होगा, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 6 नंबर कह रहा है सर क्या, कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश है, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, जो डायरेक्शन है आपका वेलोसिटी का जो एंगुलर वेलोसिटी का, जब कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसका डायरेक्शन जो होगा वो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओर होता है, यानी द एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओर होता है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको ना, घूर्णन की धुरी की ओर होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओर होता है। सर नंबर 7 नंबर क्या कह रहा है, प्रक्षेप्य का प्रक्षेप्य पथ कैसा होता है, सर क्या आसान सवाल पूछा है, जो आपका प्रोजेक्टाइल है किस तरह के पाथ को फॉलो करता है, तो पूरे प्रोजेक्टाइल में हम लोग ना पैराबोलिक पाथ कवर करते हैं, परवलयाकार करते हैं, इस तरह के पाथ को ही हम लोग ना पैराबोला कहते हैं, यानी परवलय इसका आंसर हो जाएगा 7 का बी नंबर। 8 नंबर कह रहा है शून्य परिणाम देने वाले असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी है ना, जीरो रिजल्ट चाहिए ना आपको, जीरो रिजल्टेंट चाहिए, तो कैसे करते हैं सर, ये मान लीजिए ना हमारा एक वेक्टर हुआ, ये दूसरा वेक्टर हुआ और ये तीसरा वेक्टर हुआ, कुछ इस तरह से। तो जीरो रिजल्टेंट के लिए कम से कम अगर ये 2 है ये 3 है तो तीसरा कम से कम -5 वाला होना चाहिए, यानी मिनिमम 3 अगर हम लेते हैं सर, मिनिमम 3 लेते हैं तो हम इसको ना इसका रिजल्ट 0 बना सकते हैं, इसलिए कम से कम 3 हमको वेक्टर की संख्या 3 चाहिए, 3 वेक्टर चाहिए, ताकि हम इसको ना अनइक्वल वेक्टर्स का जिसका रिजल्ट कितना मिल जाए हम लोग को 0 मिल जाए इसका रिजल्टेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको आप। 9 नंबर कह रहा है समतल में विराम अवस्था में किसी पिंड पर लगने वाला घर्षण बल इंग्लिश में क्या कह रहा है सर, इंग्लिश में कह रहा है ना द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट रेस्ट, जब कोई बॉडी रेस्ट में है सर, जब कोई बॉडी रुका हुआ है उस समय इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसा लगेगा, कह रहा है क्या नॉर्मल टू द सरफेस लगेगा, अपवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, तो आपको बता दें जब बॉडी रेस्ट में है, जब कोई मोशन नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा सर, 0 होगा, कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग में लगाते हुए आंसर कितना हो जाएगा 0 0। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है सर, है तो आसान सवाल, थोड़ा समझते हैं।
टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg, यानी ये हो गया सर हम लोगों का m1 का वैल्यू, ठीक है। दूसरे का मास कितना है 5 kg, इसको मान लेते सर m2 का वैल्यू हो गया। सेम फोर्स लग रहा है इफ क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करते हैं आपको दिख जाए, ताकि इफ द एक्सेलरेशन ऑफ लाइटर बॉडी इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दो बॉडी में लाइटर बॉडी का यदि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, यानी m1 दिया हुआ था सर 4 kg, लाइटर बॉडी तो हल्का यही ना है 4 kg वाला, तो इसका एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है सर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हेवियर बॉडी मतलब m2 कितना हो गया सर 5 kg, और इसका ना एक्सेलरेशन a2 हम लोगों को सर नहीं पता है, वही तो निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ हेवियर बॉडी। सर दोनों पे ना सेम फोर्स लग रहा है, पहले ना यहाँ से हम F1 निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा सर m1 a1 हो जाएगा, F इक्वल टू ma सेकेंड लॉ से, तो F1 इक्वल्स टू ना m1 कितना था सर 4 और a1 कितना था 2, तो F1 कितना मिल गया 8 न्यूटन मिल गया, क्योंकि F1 बराबर F2 क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है, क्या कह रहा है, एक्टेड अपॉन बाय द सेम फोर्स कह रहा है, तो F1 बराबर F2 होगा। F1 का वैल्यू 8 है और F2 की जगह पे हम M2 A2 लिख सकते हैं, तो यहां से मिला 8 इक्वल्स टू M2 है 5 और A2 नहीं पता सर, तो 8/5 इक्वल टू A2 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे ना सर, तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1.6 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सर कुछ तो नहीं करना था, बस सीधा सीधा सॉल्व कर देना था, ठीक है, एकदम आराम से देख लीजिए। F1 F2 बराबर था, इसका यूज किया यहाँ पे, और यहाँ से हमने इसको आराम से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द मास ऑफ अ बॉडी विच इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, क्या बोला है, क्या बोला है, क्या ही बोला है। द मास ऑफ ए बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो किसका किसका, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, फोर्स का, एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय, एक्सेलरेशन का, ये आपका कहलाता है इनर्शियल मास। इनर्शियल मास जो है वो रेशियो होता है किसका, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी का और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी का, इसका आंसर हो जाएगा इनर्शियल मास। अच्छा इंटरनल मास नहीं ना, इनर्शियल मास, हमको लगा दोनों का सेम लिखा। द इनर्शियल मास का मतलब क्या है ना बॉडी के लिए, वो दोनों का रेशियो होता है सर, किसका किसका, फोर्स एक्टिंग का और एक्सेलरेशन का, ठीक है, तो हो जाएगा द इनर्शियल मास, ये दोनों का रेशियो है। बॉडी पे मास लगे F इक्वल टू जब ma होता है तो m इक्वल टू F हो गया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है ना, फायरिंग से पहले बंदूक और गोली का रेखीय समय क्या है सर, क्या ही पूछा है, बिफोर फायरिंग लीनियर मोमेंटम क्या होगा। तो आप बताइए ना कि मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, m1 u1 प्लस m2 u2, और बराबर कितना पढ़े थे m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो फायरिंग से पहले क्या था ना कि u1 u2 उसका 0 था, अरे फायरिंग नहीं किए हैं तो वेलोसिटी होगा क्या, कुछ नहीं ना होगा, तो फायरिंग से पहले कितना था 0 था, तो कितना हो जाएगा इसका 0 होगा 0 होगा 0 होगा 0 होगा 0 होगा 0 होगा। फायरिंग से पहले 0 था, फायरिंग के बाद मोमेंटम कंजर्व होता है, तो आप क्या लिखते हैं m1 u1 प्लस m2 v2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 फायरिंग के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्रिया एवं प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन जो है सर ये दो अलग अलग बॉडी पे लगता है, एक बॉडी एक्शन करता है तो दूसरा बॉडी इसका रिएक्शन फेस करता है। यानी अगर आप जो है किसी को मारते हैं तो आपको भी चोट लगता है, तो आपको जिसको मारते हैं वो दूसरा बॉडी है और आप उसके चोट को फील कर रहे हैं तो आप पहले बॉडी हुए, यानी कि आप दो बॉडी के बीच में एक्शन रिएक्शन को फील करते हैं। आप आगे तभी चल पाते हैं जब आप जमीन को धक्का देते हैं, यानी आप जमीन पे एक्शन किए, जमीन वापस रिएक्शन किया आपके पैर के ऊपर, तो आप इसको चल, यानी तभी आप चल पाते हैं। यानी एक्शन रिएक्शन के लिए कम से कम दो बॉडी चाहिए, तो आंसर क्या होगा, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। एक्शन रिएक्शन का जो फोर्स है वो हमेशा दो अलग अलग बॉडी पे ही लगता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है सर, आइए देखिए। अ बॉडी ऑफ मास 100 kg, बॉडी का मास कितना है सर 100 kg, फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर, मास हो गया हाइट हो गया, और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पता करना है। जब बॉडी किसी सर्टेन हाइट से ऊपर और नीचे मोशन करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वो उसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। क्योंकि आप पढ़ाए हैं सर काइनेटिक एनर्जी का मतलब बॉडी जब मोशन में होता है और मोशन के चलते उसमें उसके गति के चलते जो उसके अंदर एनर्जी आता है उसको गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लेकिन जब बॉडी अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, बॉडी यहाँ भी मोशन ही कर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, लेकिन वो ड्यू टू अपना हाइट के चलते जो है ना और एक्सेलरेशन के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के चलते नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है ना कि उसका जो मोशन है वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में, उसका जो एनर्जी है काइनेटिक वाला वो उसके पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो के बराबर से कितना, P इक्वल टू फॉर्मूला पड़े mgh, हाइट से गिरता है तो mgh का फॉर्मूला लगाते हैं ना। m कितना था 100, g 9.8 और h कितना है 10 है।
सर डेसिमल हटा, 0 बैठा, 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 9800 जो है जूल, वो आपका आंसर आ जाएगा 9800 जूल, पहला ऑप्शन जो है 14 का पहला आंसर। ठीक है, एकदम आसान है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, एकदम सिंपल दिमाग लगाओ। बहुत दिमाग लगाने पर आदमी दिमाग में कंफ्यूज हो जाता है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें से कौन सा जो है ना वो असंरक्षित बल है। तो संरक्षित बल का मतलब होता है जो ट्रांसफर हो जाता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है ना, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है सर, वो ट्रांसफर नहीं होता, वो खत्म हो जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है बॉडी पे लगता है वो खत्म हो जाता है, यानी ये आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण बल। ठीक है, 16 नंबर, एक पिंड जिस पर 50 न्यूटन का बल लग रहा है, बॉडी ऑफ फोर्स 50 न्यूटन, यानी एफ दिया है 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना 10 मीटर का हो रहा है, एस इक्वल टू 10 मीटर, डायरेक्शन में हो रहा है, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, तो वर्क कितना होगा, W इक्वल टू, वर्क निकालने का फॉर्मूला पड़े सर एफ एस कॉस थीटा, तो W इक्वल्स टू एफ कितना है सर 50, S कितना है सर 10, cos 60 कितना 1/2, 2 से कितना 5 टाइम्स में, और 50 इंटू 5 कितना हो गया सर 250 जूल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 250 जूल, ये आंसर हो जाएगा इसका 250 जूल। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया। सर 17 नंबर जो है, एक बैले नर्तकी अपने प्रदर्शन के दौरान निम्नलिखित किस सिद्धांत का उपयोग करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल यूज्ड बाय बैले डांसर। बैले डांसर मतलब वो जो बेली डांस आप लोग सुने होंगे ना, ये कोई भी जो अपने ऐसे इस तरह से आप लोग गाना सुने होंगे, कमरिया डोले डोले, वही डोले डोले वाला है। ठीक है, यानी जो अपने कमर को जैसे गोल गोल घुमा के डांस करती है ना, उस केस में ना वो जैसे स्केटिंग करने वाले लोग भी जो होते हैं, या जो एक्रोबैट्स करते हैं, जो डांस करते हैं एक्रोबैटिक डांस में, वो लोग भी ना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज करते हैं। लीनियर मोमेंटम तो नहीं कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कब करेंगे, जब वो स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेंगे, स्ट्रेट पाथ पे चलेंगे। इसमें क्या ना, एंगुलर मोमेंटम का लोग यूज करते हैं जब ये गोल गोल घूमते हैं। ठीक है ना, वो क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओर उसका वेलोसिटी चेंज होते रहता है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के सिद्धांत पे काम करते हैं। न सिर्फ बैले डांसर, आपका जो एक्रोबैटिक डांस करते हैं वो लोग भी, या जो स्केटिंग करते हैं वो लोग भी इस तरह से, अब देखिए अपने बॉडी को बैलेंस कर करके करते हैं वो लोग। ठीक है ना, तब जाके वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट क्या रहा सर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, वो डिपेंड किस पे नहीं करता है, वो एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बाकी सब चीज पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि कोणीय वेग पे डिपेंड नहीं करता है, बाकी सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण यानी टॉर्क एक्टिंग। सर आप हम लोग बताए थे ना, टॉर्क जो देखा रोटेटिंग फोर्स होता है, किसी बॉडी पे फोर्स, और हम टॉर्क लगाते हैं, जैसे हमारी एक बॉडी है, इसमें हम टॉर्क लगाते हैं इस तरह से यहाँ और यहाँ ना, तो ये बॉडी को रोटेट करा देता है सर, रोटेट करा देता है। टाउ इक्वल टू आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ना, P sin थीटा, तो ये क्या करता है ना, बॉडी पर लगे उसको रोटेट कराता है, यानी फोर्स होता है, कपल ऑफ फोर्स होता है, यानी ये फोर्स है सर, कुछ और नहीं है। पेयर ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते हैं, जो बॉडी को रोटेट करा देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 20 कह रहा है जी का मान कहाँ शून्य हो जाता है, जी का मान कहाँ शून्य हो जाता है। आप लोग पढ़े हैं जी का जो वैल्यू है ना, वो सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 हो जाएगा, सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ पे 0, और जी का वैल्यू ना मैक्सिमम कहाँ होता है, आप लोग पढ़े होंगे जी का वैल्यू मैक्सिमम पोल पे होता है। जी का वैल्यू मिनिमम कहाँ होता है, तो जी का वैल्यू मिनिमम इक्वेटर पे होता है, और 0 कहाँ पे होता है, 0 होता है सेंटर ऑफ अर्थ पे। सेंटर ऑफ अर्थ इस ऑप्शन में ये कहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है वो कह रहा है क्या, द डेप्थ मतलब गहराई इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर, ये गोला है और डायमीटर पूरा यहाँ से है, इसका अगर आधा डेप्थ में आ जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, सेंटर पे नहीं पहुंच जाएंगे। डायमीटर का आधा मतलब कहाँ पहुंच गया, रेडियस, और रेडियस मतलब कहाँ पे पहुंच गया, इतना डेप्थ में जाइए मतलब सेंटर पहुंच गया, तो सेंटर पे 0 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक कुल 20 सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगी, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, इस बात को समझते हैं। आपको इस बात को थोड़ा सा याद रखना होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, जब हम किसी बॉडी को इन्फिनिटी से उठा किसी सर्टेन पॉइंट पर लेके आते हैं तो वहां से उसको लाने में जो वर्क करते हैं, ठीक है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, वो कहलाता है कि हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इन्फिनिटी से उठा के जब बॉडी को लाते हैं तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होता है, तो आंसर क्या होगा इसका, इन्फिनिटी। ठीक है,
नंबर 22, वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के उपग्रह का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। द टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट। जब कोई बॉडी जो है, जब सैटेलाइट जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, उसका जो टाइम पीरियड है वो अर्थ के मास पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन जो मास ऑफ सैटेलाइट उस पर डिपेंड नहीं करता है। रेडियस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता। सैटेलाइट कितना भारी उससे मतलब नहीं है उसको, ठीक है ना। इस बात को याद रखेंगे हम लोग। टाइम पीरियड जो है मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं करता। एक खींचे हुए तार में प्रति इकाई आयतन संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा का बात करें, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन स्ट्रेच वायर। इलास्टिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है, आप लोग पढ़े हैं इलास्टिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और यंग्स मॉडुलस में पढ़े y इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। तो यहां से हम लोग को मिलेगा क्या, हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाई वाई, हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाई वाई पुट करेंगे, ये मिलेगा आपको हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाई वाई। इस ऑप्शन नंबर बी को आप ध्यान रखेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 23 आपका, ठीक है। 24 कह रहा है क्या, द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड। आप लोग पढ़े होंगे इसको स्ट्रेस के टाइप्स में। जब हम पर यूनिट किसका बात कर रहे हैं, यूनिट क्रॉस सेक्शन का बात कर रहे हैं, जब उसका पर यूनिट क्रॉस सेक्शन का बात करते हैं, वो उसके टेंसाइल स्ट्रेस को दिखाता है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताता है कि उसका तनन सामर्थ्य कितना है। जब उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे आप इसके किसी पार्ट पे फोर्स लगाएंगे ना, तो कितना खिंचा सकता है उस पर डिपेंड, जितना खींचते जाएंगे इसका पर यूनिट जो लेंथ है उस पर फोर्स लगेगा, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, श्यांता बोले तो द विस्कोसिटी में एक बात आप याद रखिएगा, लिक्विड का विस्कोसिटी डिक्रीज करता है इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ साथ। किसी भी तापमान में आप वृद्धि करिएगा ना, तो तरल पदार्थ का जो है वो विस्कोसिटी कम हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा, तापमान में कमी के साथ गैसों की बढ़ती है, ये जो है ना, ये बात गलत बताया जा रहा है। तापमान में कमी करिएगा तो गैस का विस्कोसिटी कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। लेकिन लिक्विड में क्या है ना, उल्टा होता है, तापमान बढ़ाइएगा इसका विस्कोसिटी कम हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा, लिक्विड्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि केशिका नली में एक ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। ऐसा वाला क्वेश्चन जब आएगा आपका, कैपिलरी ट्यूब का क्वेश्चन है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे समझिए इसको आप। इसके लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, H इक्वल्स टू 2T बाई रो जी आर, ठीक है। अगर यहाँ से हम कुछ ऐसा कर दें, इसको ये आर को यहाँ ले आए, तो HR इक्वल्स टू हो जाता है 2T बाई रो जी इक्वल्स टू कितना, कांस्टेंट। और यहाँ से हम क्या देखते हैं ना कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है आपका, इसलिए जो है यहाँ पे H और R दो टर्म आपस में डिपेंड कर रहा है। तो जब आप उसके इसको ट्यूब को कट करके हाफ भी कर देते उसका साइज ना, तो वो ओवरफ्लो नहीं करेगा, उसमें ओवरफ्लो नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर हमने इस फॉर्मूला के आधार पे एक्सप्लेन करा है, आप देख सकते हैं कैसे, ठीक है। ये आपका था जब वाटर राइज करता है कैपिलरी ट्यूब में H हाइट तक, तो उसका फॉर्मूला हम लोग इसका यूज किया है वहां पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, नेक्स्ट आता है 27। क्या कहता है सर, 27 कह रहा है आपका, अ सर्कुलर पिलर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इतना एरिया दिया हुआ है और वेट इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द पिलर, कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा। प्रेशर इक्वल टू होता है सर फोर्स बाई एरिया, फोर्स इक्वल टू निकालेंगे आप mg बाई एरिया। mg सर क्योंकि इतना वेट दिया हुआ है इसका, तो 60 और इंटू जी का वैल्यू कितना हो गया 9.8, और एरिया कितना देखिए ध्यान से लिखा हुआ है 60 इंटू कितना 10 का पावर -3, 60 कैंसिल हो गया, बचा 9.8, 10 का पावर -3 जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 10 का पावर +3, और 9.8 10 का पावर +3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। हम लोगों ने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 27 को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 28 क्या कहता है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पानी का आयतन में क्या फर्क पड़ता है। यानी व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, बता दें 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी, आइस का डेंसिटी जो है उसका रेंज 4 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। यानी यहां तक अगर आप गर्म करते हैं तो उसके वॉल्यूम में जो है वो डिक्रीज, वॉल्यूम उसका घटता है, लेकिन जैसे ही 4 से ऊपर आप बढ़ा देंगे इसका टेम्परेचर ना, तो धीरे धीरे फिर उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, यानी 4 तक डिक्रीज करता है, क्योंकि आइस का रेंज जो है
आइस का जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है, ठीक है, इसलिए ना। नेक्स्ट 29 कह रहा है रैखिक आयतन यानी कि रेशियो ऑफ किसका, कोएफिशिएंट ऑफ किसका, लीनियर का और वॉल्यूम का और एरिया का। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे ना कि लीनियर दिखाते हैं अल्फा से और उसके बाद एरियल एक्सपेंशन आता है उसको दिखाते हैं बीटा से और इसके बाद आता है वॉल्यूम एक्सपेंशन इसको दिखाते हैं हम लोग गामा से। तो ये 1, 2 और 3 कुछ इस तरह से होता है, पहले लीनियर फिर एरियल फिर वॉल्यूम, लेकिन यहाँ ना लीनियर के बाद वॉल्यूम आ गया फिर एरियल है। तो 1 कितना नंबर है 3 और कितना हो गया 2, यानी 1:3:2 यानी 1:3:2 हमारा पहला ऑप्शन 29 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है उष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या कहता है सर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है बहुत आसान है, पढ़े किस और अवधारणा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तापमान पे डिपेंड करता है, तापमान के बारे में बताता है शून्यवां नियम जो है, यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को समझाता है, ठीक है। आगे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिस्क्राइब बाय मेयर्स फार्मूला। मेयर्स फार्मूला के बारे में आप लोग पढ़े हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम मेयर्स का फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बताता है क्या कि Cp माइनस Cv कितना होता है सर, R होता है, ठीक है ना सर। ये हम लोग तो याद भी किए हैं, बहुत बार पढ़े भी हैं आप लोग उसको, ठीक है। ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या दर्शाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ाया गया था, डेल्टा U बराबर सर Q माइनस W, ऐसा पढ़े थे ना हम लोग। ये हमारा था एनर्जी, ये था आपका हिट के बारे में और ये था आपका वर्क डन के बारे में बताता था। तो यहाँ से पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, Q इक्वल टू कितना du प्लस PdV, यानी कि ये बता रहा है चेंज इन वॉल्यूम एनर्जी और Q मतलब हिट के बारे में, पहला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, इसको हम लोग याद रखेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर। यानी क्या कह रहा है, निम्न दाब और नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया क्या, अच्छा ऊपर इसका हिंदी लिखा हुआ था ना, इसका हिंदी भी देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, ये जो है निरपेक्ष तापमान का सीधा अनुक्रमानुपाती होता है, ये कौन सा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है क्या, एक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, एक गैस जो है वो आइडियल गैस कब बिहेव करता है, हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे। जब टेम्परेचर हाई होता है प्रेशर लो होता है उस केस में जो गैस है वो कैसे बिहेव करता है, आइडियल गैस से बिहेव करता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है अभी चैप्टर्स में, रिसेंट में आप लोगों को पढ़ाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है। 35 नंबर क्या कह रहा है सर, ये तो आसान है, ये तो हम लोग याद भी कर लिए थे सर, सीधा सीधा पढ़ ही लिए थे उसी समय। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स SHM, SHM पढ़े थे आप लोग, उसी में पढ़े थे SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन को कौन सा फंक्शन दिखाता है सर, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी जो हमारा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है क्या, अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ विंग ऑफ सिटिंग पोजिशन स्टैंड्स अप, वो झूलते हुए झूला अचानक से जब खड़ा हो जाती है ना, तो आप लोग पढ़े होंगे कि टाइम जो है वो इन प्रोपोर्शनल होता है रूट एल का होता है ना। तो टाइम जब प्रोपोर्शनल है रूट एल का, देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल, तब टाइम पीरियड जो है जब रूट एल का प्रोपोर्शनल है तो क्या कर जाएगा, वो डिक्रीज कर जाता है, इसलिए क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा, उसका लेंथ के हिसाब से डिक्रीज कर जाएगा लेंथ। अ लॉन्ग स्प्रिंग स्ट्रेच्ड बाय 2 किलोमीटर, देन पोटेंशियल एनर्जी इज भी इफ 10 किलोमीटर, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से समझा रहे हैं, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, मजा इसी में आता है हम लोगों को। सब लोग पढ़े v इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, v इक्वल्स टू हाफ के एक्स कितना दिया हुआ है, पहला बार में 2 दिया हुआ है 2 किलोमीटर, तो v इक्वल्स टू 1/2 और ऊपर कितना हो जाएगा 4/2 के हो जाएगा ना, 4/2 के कैसे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया 2 टाइम्स में, यानी v इक्वल टू कितना मिला आपको 2k मिला, ठीक ना। अब क्या रहा v डैश निकालिए, इस बार x का वैल्यू कितना दे रहा है, इस बार x का वैल्यू दे रहा है कितना हो जा रहा है 10 हो जाएगा, तो सर हाफ के एक्स स्क्वायर करेंगे, इस बार 10 के स्क्वायर करेंगे, v डैश इक्वल्स टू हाफ के और 10 का 100 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेगा 50 टाइम्स में कैंसिल हुआ सर, v डैश इक्वल टू कितना मिला आपको k इंटू 50, तो v डैश इक्वल्स टू k के जगह पे कितना बैठाएंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, जब v इक्वल टू है 2k तो क्या k इक्वल टू v/2 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से मिला k के जगह पर कितना v/2,
और इंटू 52 से कितने बार में 25 भी डैश बराबर 25 भी, भी डैश कितना हो जाएगा 25 भी। अब ये 25 भी देखते कौन सा ऑप्शन है इसका 25 भी, 25 भी लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 25 भी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ना द फेनोमेनन ऑफ साउंड प्रोपगेशन इन एयर इज, इन एयर होना चाहिए था ना, एयर में जो है साउंड का प्रोपगेशन किस फेनोमेनन से होता है। आप लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पे साउंड का जो है वो प्रोपगेशन एयर में जब भी होगा, यानी ध्वनि का प्रसार जब हवा में होता है, वायु में होता है, तो ये कौन सा प्रक्रिया होता है, रुद्धोष्म प्रक्रिया होता है। दैट मींस ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्या, तनी हुई डोरी के प्रथम हार्मोनिक्स, द्वितीय हार्मोनिक और तीसरे हार्मोनिक आवृत्ति का अनुपात क्या सर, बहुत आसान है, आपको पढ़ा है 1:2:3, 1:2:3। किसका किसका, अगर फर्स्ट हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है तो सिंपल रेशियो कितना बैठाते हैं 1:2:3। लास्ट सवाल क्या रहा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ठोस, तरल और गैस के माध्यम से प्रसारित हो सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। इनमें से कौन सा जो है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि ये कंप्रेसिव टेंसाइल, कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए काम करता है, इसलिए जो है ये तीनों से ही, तीनों का बराबर होता है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से जो है वो आपका आराम से ये लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो ट्रैवल कर सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। बाबू कुल आपको भी हम 40 सवाल बताए हैं जो कि जैक बोर्ड ने क्लास 11th के मॉडल पेपर के लिए जारी किया था। तो आप इसको आराम से पूरा का पूरा सवाल को, पूरा का पूरा क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिए, देख लीजिए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में और भी कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।